हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन हो गया है, मुलाकात नहीं हुई है आप लोगों से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफार्मर के कुछ विशेष चुनिंदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जो जेईई की आने वाली वैकेंसी उत्पादन का जो ऑनलाइन हो चुका है, इस परीक्षा में ये क्वेश्चन विशेष रूप से कारगर साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और फ्रेंड्स, जी जान लगा करके मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो 100 में 100% आपको सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी बातों को और हमारे बताए हुए लॉजिक टॉपिक बहुत सोच विचार करके सुनते होंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं तो हमारे बताए हुए लॉजिक कंटिन्यू अपनी कॉपी पर नोट करते जाना, और ये हमारे लॉजिक जो हैं आपको हमेशा काम करेंगे जाके। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक की आवश्यकता है तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको ट्रिक, जिस टॉपिक की आपको ट्रिक चाहिए टेक्निकल में से, मैं आपको टेक्निकल की ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को तो शेयर कर ही दें, क्योंकि इसमें हमारा चैनल का विस्तार होगा और हमको बहुत अच्छा लगेगा, और साथ साथ में आपका उद्धार तो हम निश्चित रूप से ही करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड बहुत चुनिंदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है शतक में हैं, 100 न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं। और इन सैकड़े के न्यूमेरिकल में से एक भी क्वेश्चन ऐसा बाकी नहीं जाएगा जो आपके पेपर में हमारे बताए हुए क्वेश्चन से खाली निकल जाए। पेपर में निश्चित रूप से अगर ट्रांसफार्मर से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो निश्चित रूप से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज कुछ सिंपल की श्रेणी में चलते हैं, और क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो फ्रेंड्स, बड़ा मतलब कठिन नहीं होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जब समझ में आ जाए और उसके फॉर्मूले विशेष याद रहे या न रहे, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगा और उसका लॉजिक पता है तो क्वेश्चन जो है सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत दिन भी हो गए थे, काफ़ी दिन हो गया, लंबा समय बीत गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, फिलहाल मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, जो मैंने ये सबसे पहले देखते हैं कि ये चुंबकन धारा जो होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और कार्यकारी धारा, वर्किंग करंट, ये दोनों क्या होती हैं और ये दोनों कहाँ उत्पन्न होती हैं ट्रांसफार्मर में। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ख्याल रखना, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जब ओपन सर्किट की पोजीशन होती है तो इसमें ओपन सर्किट की अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में केवल धारा प्रवाहित होती है, और ये धारा होती है अपनी संपूर्ण लोड धारा की। किसकी? जो लोड धारा होती है, अपनी संपूर्ण लोड धारा की, जो प्राथमिक कुंडलन में जो धारा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ये होती है 3% से 5%। अपने फुल लोड धारा की 3% से 5% धारा जो है वो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट की अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अब ये धारा जो है ये प्रवाहित होती है। अब ये इसमें क्या करती है जा करके फ्रेंड्स, जब ओपन सर्किट की पोजीशन होती है तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के द्वारा अगर यहाँ से कोई अगर चीज़ ज्ञात की जाएगी तो वो होता है फ्रेंड्स आयरन लॉस। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज होता है कि हम आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में कब निकालते हैं और कॉपर लॉस कब निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक है OIL, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट है इस समय, तो ओपन सर्किट की स्थिति में हम आयरन लॉस निकालते हैं। ये आयरन लॉस लिखा है, तो ओपन सर्किट आयरन लॉस। जब ये शॉर्ट हो
तो इसके लिए ट्रिक है SSC, इसको याद रखना, बहुत ही आसान लॉजिक है फ्रेंड्स, बड़े आराम से याद रहेंगे। चाहिए मोटर में हो, जनरेटर में से, ट्रांसफार्मर किसी में भी हो, सभी पर लागू हो जाता है। SSC इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस। जब ट्रांसफार्मर लघुपतित होगा, ये लघुपतित होगा, तो हम क्या निकालेंगे, तो हम हमेशा कॉपर लॉस ही निकालते हैं फ्रेंड्स। और जब यहाँ पर ओपन सर्किट होगा तो हम OIL याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा इसमें आयरन लॉस ज्ञात हो रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ट्रांसफार्मर में ओपन कंडीशन की स्थिति में जो हम सप्लाई प्रदान करते हैं और प्राथमिक कुंडली से जो करंट जो प्रवाहित होती रहती है अपनी फुल लोड धारा की कितनी 3 से 5%, ये जो इस कुंडली में जो जाती है, इस धारा के कारण इस कुंडली में जो है आयरन लॉस उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स जो आयरन लॉस उत्पन्न होता है, उस आयरन लॉस की पूर्ति करने के लिए ही ये धारा जो है इसमें प्रवाहित होती है। अगर इसमें आयरन लॉस या किसी भी प्रकार का कोई लॉस उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात आदर्श ट्रांसफार्मर रहेगा, तो ये धारा प्रवाहित नहीं होगी फ्रेंड्स प्राथमिक में। तो याद रखना, अब जब ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट होता है तो इसमें से ये काल्पनिक धारा, ये जो है शून्य लोड धारा जो है, बिना लोड के धारा, ये प्रवाहित होती है 3 से 5% इस स्थिति में। तो अब इस स्थिति में जो इसके अंदर जो घटक तैयार होंगे, जो धारा प्रवाहित के कारण ये धारा जो है वो कार्यकारी घटक और चुंबकन घटक, दो घटकों में, ठीक है, विभाजित हो जाती है। तो ये जो सर्किट यहाँ पर बनाए गए फ्रेंड्स, ये काल्पनिक परिपथ होता है ट्रांसफार्मर में। पूरा ट्रांसफार्मर खोल करके देखेंगे तो ये सर्किट आपको नजर नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये काल्पनिक सर्किट होता है। जब यहाँ पर ओपन सर्किट होता है उस पोजीशन में यहाँ पर एक सर्किट बनता है। इसमें इस साइड में हमने कुंडली जो X लगाई और इस साइड में जो है ना ये एक रेजिस्टेंस लगाया है R। तो जिस साइड में फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस साइड में से होकर के यही धारा जो यहाँ पर आएगी, ये धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। जब रेजिस्टेंस से होकर के ये धारा गुजरेगी तो ये धारा फ्रेंड्स बनेगी जाके कौन सी, वर्किंग करंट, इसको कार्यकारी धारा कहते हैं। कौन सी धारा, कार्यकारी धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, कार्यकारी धारा। और जब ये धारा जो है इस साइड से होकर के जाएगी, कुंडली से होकर के जाएगी, तो ये धारा जो आपकी बनकर के तैयार, इधर से जो धारा जी प्रवाहित होगी, ये फ्रेंड्स धारा कौन सी होगी, ये होगी चुंबकन धारा। अब फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चन है, ये धारा आपकी I0, Imu, Iomega और Imu, मतलब कार्यकारी धारा, चुंबकन धारा और शून्य लोड धारा, इन धाराओं के बीच में संबंध होता है और इन्हीं संबंध के आधार पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट की पोजीशन में ट्रांसफार्मर में हमेशा आयरन लॉस होगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा है ओपन सर्किट आयरन लॉस, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा तो SSC याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस। फ्रेंड्स ओपन सर्किट की पोजीशन में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन से 3 से 5% की धारा प्रवाहित होती रहती है, और ये धारा जो है ये कौन सी धारा है, अपनी फुल लोड धारा की 3 से 5% प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती रहती है। ये धारा क्यों प्रवाहित होती है, इस प्राथमिक कुंडली में जो आयरन लॉस उत्पन्न होता है, इस लॉस की पूर्ति के लिए ये धारा इस कुंडली से प्रवाहित होती रहती है। तो फ्रेंड्स और जो ये काल्पनिक सर्किट जो बनाया गया है, इसमें जिस साइड में रेजिस्टेंस होता है उस साइड में आपका होता है कार्यकारी धारा, जिधर आपकी वाइंडिंग या कुंडली होती है इस साइड में होती है आपकी चुंबकन धारा। फ्रेंड्स जब ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा का वैल्यू बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है, और जब ट्रांसफार्मर में कार्यकारी धारा का वैल्यू बढ़ता है तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर में जब कार्यकारी धारा का मान बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में जो इसकी इफिशियंसी है वो बढ़ती है। फ्रेंड्स यहाँ से हम दो प्रकार का शक्ति गुणक ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन कौन सा शक्ति गुणक है, एक आपका है वास्तविक शक्ति गुणक, ठीक है, कास फाई। ये कास फाई, यहाँ से एक संबंध होता है इसका I0 और इसका, ये होता है आपका I ओमेगा बराबर I0 कास फाई 0। यहाँ से हम ये I0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर पावर फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। कब पावर फैक्टर जब हम निकालेंगे शक्ति गुणक तो ये हो जाएगा आपका कितना, I ओमेगा बटे I0। फ्रेंड्स कार्यकारी धारा और शून्य भार धारा का जो अनुपात होता है इसको हम शक्ति गुणक कहते हैं। कौन सा शक्ति गुणक है, ये वास्तविक शक्ति गुणक है, ठीक है। अब एक होता है प्रतिकारी शक्ति गुणक। ये प्रतिकारी शक्ति गुणक कैसे निकलेगा, ये Imu बराबर होता है I0 sin फाई 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से I0 का अगर इस साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका निकलेगा sin फाई 0 इक्वल टू I म्यू
आई म्यू अपान आई जीरो। तो ये जो है चुंबकन धारा जो होती है, ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और शून्य करंट है या शून्य धारा, शून्य भार धारा जो करंट है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, ये क्या बनता है, प्रतिकारी शक्ति गुणक बनता है। इसको कार्यकारी शक्ति गुणक cos फाई को और sin फाई को प्रतिकारी शक्ति गुणक कहा जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से, जो cos फाई होता है इसको प्रतिकारी शक्ति गुणक कहा जाता है, ये आई ओमेगा और आई जीरो का अनुपात होता है। जो sin फाई होता है ये प्रतिकारी शक्ति गुणक होता है, ये कार्यकारी शक्ति गुणक होता है, ये प्रतिकारी शक्ति गुणक होता है। प्रतिकारी शक्ति गुणक इक्वल टू आई म्यू अपान आई जीरो होता है। फ्रेंड्स इन्हीं फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं आगे। हमको आशा है कि इतनी बात आपको निश्चित रूप से ही समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए, एक 132 केवी 33 केवी के ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा, ठीक है, प्राथमिक धारा ये दी गई है कितनी, 4 एम्पियर। तो ये प्राथमिक धारा कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आई जीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है ट्रांसफार्मर के ऊपर। अब आगे, तथा द्वितीय कुंडलन का खुला परिपथ होने के कारण, ये देखो लोड नहीं है, खुला परिपथ होने के कारण शक्ति गुणक, ये पावर फैक्टर का मान दिया गया है, शक्ति गुणक जो दिया गया है। अब इस शक्ति गुणक को जब कोई लोड नहीं है तो cos फाई जीरो बराबर 0.8 लैग, ठीक है, ये लैगिंग दिया गया है, लैगिंग पश्चिगामी शक्ति गुणक दिया गया है फ्रेंड। कौन सा, पश्चिगामी, ये पश्चिगामी शक्ति गुणक यहाँ पर दिया गया है। और धारा आपकी कौन सी दी गई है, आई जीरो बराबर, ठीक है, आई जीरो बराबर यहाँ पर धारा दी गई है कितनी, 4 एम्पियर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ट्रांसफार्मर की कार्यकारी धारा, मतलब आई ओमेगा का मान, तथा ट्रांसफार्मर की चुंबकन धारा आई म्यू की गणना करें। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि लिखा था, ट्रांसफार्मर की कार्यकारी धारा आई ओमेगा इक्वल टू आई जीरो cos फाई जीरो, ठीक है, cos फाई जीरो। अब क्या करेंगे, इसी में इसका वैल्यू रख दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, 8 चौको 32, ये 35 आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जो कार्यकारी धारा है वो निकलेगी कितनी, 3.2 एम्पियर। हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौको 32, 3.2 एम्पियर ये कार्यकारी धारा आपकी निकलेगी। अब फ्रेंड्स एक बात और आपको बताते हैं, अगर कहीं आपका cos फाई का मान 0.8 दिखे तो इसमें sin फाई का मान जो होता है ये कितना होता है, 0.6 रखते हैं। इसको हम डिफाइन करके दिखा रहे हैं, ये निकलता कैसे है फ्रेंड्स। अगर ये आपका 0.8 है, जैसे 0.8 लिखा है तो इसको हम 8/10 लिख सकते हैं। अब एक बनाएंगे हम ट्रायंगल, जब ट्रायंगल बनाएंगे ये पावर फैक्टर क्या होता है, ये वास्तविक शक्ति रियल, ये R अपान जेड होता है, ये होता है R, यहाँ होता है R और यहाँ होता है Z, ठीक है। तो ये Z का मान कितना है 10 और यहाँ होता है X। अब फ्रेंड्स ये हो गया तुम्हारा क्या, A B C, ये सॉरी ये B होगा यहाँ पर, यहाँ होगा A B C, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये A B C का वैल्यू दिया गया है, A C का वैल्यू दिया गया है, A B का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर X का मान नहीं दिया गया। फ्रेंड्स एक सीरियल याद रखना, ये सीरियल क्या होता है, अगर 3 और 4 दिया गया है, एक लंब दिया गया और एक कर्ण दिया गया है, ठीक है, ये लंब दिया गया और आधार दिया गया, तो कर्ण हमेशा कितना आएगा तुम्हारा, कर्ण हमेशा 5 आएगा, 3 4 5, ठीक है। अब इसका दुगना कर देंगे तो ये आएगा 6 8, इसका कर्ण कितना आएगा 10। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 और 8 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6। अब हम क्या करेंगे, काश जो होता है वो इधर से होता है, साइन होता है इधर से, ठीक है। अब हम साइन का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, साइन फाई बराबर कितना निकलेगा आपका 6/10। इसको हम कितना लिखेंगे, 0.6 लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, ठीक है। तो साइन का वैल्यू आपका आया 0.6। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, हम निकालेंगे कौन सी धारा, ये हो गई आपकी कौन सी धारा हो गई, ये कार्यकारी, ये कौन सी धारा होगी, कार्यकारी धारा, कार्यकारी धारा, इसको क्या कहते हैं, वर्किंग करंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको कौन सी निकालनी है, चुंबकन धारा, कौन सी, चुंबकन धारा, ये क्या हो जाएगी, आई म्यू हो जाएगी, आई म्यू बराबर आई जीरो इंटू कितना, साइन फाई जीरो। अब इसका वैल्यू रखेंगे 4, इसका वैल्यू रखेंगे 0.6 इक्वल टू 6 चौको 24, कितना 2.4 एम्पियर आपका
आंसर आएगा फ्रेंड्स। कितना आएगा? 2.4 एम्पियर आपका आंसर आएगा। जो यहाँ पर चुंबकन धारा है ये 2.4, जो कार्यकारी धारा है ये 3.2 एम्पियर आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप ऐसे स्थान पर पढ़िए जहां पर आपको अधिक से अधिक समझ में आए और ऐसी पुस्तकों का चयन कीजिए जो पुस्तकें आपकी जिंदगी बदल दें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं। यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है एक सिंगल फेज परिणामित्र में, एक सिंगल फेज परिणामित्र में खुला द्वितीयक कुंडलन के कारण, खुला द्वितीयक कुंडलन के कारण ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में कार्यकारी धारा 0.8 एम्पियर तथा चुंबकन धारा 0.6 एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा I0 की गणना करें। I0 की गणना करें। ये फ्रेंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है और इसी के साथ इस क्वेश्चन को बताते हैं कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला होता है ये I0 स्क्वायर इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कैसे निकाला गया है हम आपको पहले फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं, उसके बाद तब आपको इसका न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स न्यूमेरिकल तो तुरंत हो जाएगा, देर नहीं लगेगी सेकंडों में, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा है क्या I ओमेगा इक्वल टू कितना I0, इसके बाद cos phi 0, इसके बाद आपने क्या लिखा है I म्यू इक्वल टू I0 cos phi 0। क्या करते हैं इसमें दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें भी हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर प्लस I कितना म्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा इसका बनेगा जाके I0 स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, फिर प्लस I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इतना बनेगा। इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर और फ्रेंड्स ये cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू होता है 1। अब आपके पास केवल बचा है कितना I ओमेगा स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से अब हम कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स आप मैचिंग मिला सकते हैं, देखिए ये दोनों फॉर्मूला जो है वो एक ही है, ये इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखते हैं I0 का मान पूछा गया है, I0 का स्क्वायर इक्वल टू ये I ओमेगा मतलब जो कार्यकारी धारा है वर्किंग करंट ये दी गई है, तो इसको हम लिखेंगे कितना 0.8 का स्क्वायर प्लस ये दिया गया है 0.6 का स्क्वायर। इस चीज को हम लिख सकते हैं कैसे I0 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम 8/10 का स्क्वायर प्लस 6/10
10 का स्क्वायर। अब इसी को लिख सकते हैं हम I0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 और प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 36 बटे 100 दोनों को जोड़िए फ्रेंड्स, कितना हो रहा है ये हो जाएगा आपका 100/100 फ्रेंड्स। यहाँ पर कैंसिल करने पर आपका आया कितना, 1 आया। अब जरा हमको बताइए I0 बराबर √1 इक्वल टू आंसर आया 1 फ्रेंड्स, ये आपका आंसर था, ये आपका फ्रेंड्स आंसर था। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको निश्चित रूप से ही समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना फ्रेंड्स। आगे लेकर के चलते हैं। अब कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आए दिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है 132 केवीए 50 हर्ट्ज पर 132 केवीए 50 हर्ट्ज पर एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लौहानियां पूर्ण लौहानियां 3000 वाट हैं, लेकिन 33 केवी पर 33 केवी, 25 HZ पर यह हानियां 750 वाट रह जाती हैं। सामान्य आवृत्ति पर भंवर धारा हानियों की गणना करें। भंवर धारा हानियों की गणना करें। फ्रेंड्स ये आपका रहा क्वेश्चन। अब इसके फॉर्मूले को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो देखिए। जो भंवर धारा होती है, जो आपकी संपूर्ण लौ हानियां होती हैं, ये होता है फॉर्मूला WI बराबर WH प्लस WE। ये क्या हो गई, हिस्टैरिसीस हानियां हो गई, और ये हो गई तुम्हारी ईडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानियां। इन दोनों का योग जो है लौ हानियां होती हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन हानियों को हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जो WH होती हैं, हिस्टैरिसीस हानियां जो होती हैं, ये होती है ईटा BM का पावर 1.6 FV। ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, B इसका मात्रक होता है टेस्ला। ये फ्रीक्वेंसी, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B मात्रक टेस्ला होता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी मात्रक HZ होता है। ये आयतन है, ठीक है, और ये इसका मीटर क्यूब में आंसर लेते मात्रक लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका इधर इसका मात्रक हो जाएगा वाट। कोई भी हानि होगी फ्रेंड्स, इसका मात्रक जो है वाट या किलोवाट में ले सकते हैं, ठीक है। WE इक्वल टू जो है, WE इक्वल टू होगा ईटा। अभी इसी को देख लीजिए। अब इस चीज को हम लोग किसको किसको कांस्टेंट मान सकते हैं, हमको केवल फ्रीक्वेंसी से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीज और इतने को हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं WH समानुपाते क्या F, और इन सभी को कांस्टेंट हटाने के बाद यहाँ पर एक आइटम लिख लेंगे जिसका नाम होता है AEF। अब केवल इसको हम इतने रूप में ही यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स अगला आइटम देखते हैं, ये WE इक्वल टू होगा ईटा BM का पावर 2 F स्क्वायर T स्क्वायर V। इतना होता है, मात्रक होता है वाट। इसमें इनको दोनों को और इनको दोनों को कांस्टेंट कर लेंगे एक साथ। जब कांस्टेंट करेंगे तो WE इक्वल टू हो जाएगा B
एफ स्क्वायर इतना बचेगा। अब फ्रेंड्स इन दोनों की आवश्यकता है, जब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, डब्ल्यू आई, इसको ऐसे करके लिखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू आई। अब इसी चीज को हम यहाँ और यहाँ एफ कॉमन ले लीजिए, जब एफ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका ए प्लस बी एफ इक्वल टू डब्ल्यू आई। इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एफ इक्वल टू डब्ल्यू आई बटे एफ। फ्रेंड्स इस वाले फॉर्मूले का यूज आप हर बार करिए, इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करिए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं। तो ये जो है लॉसेस होती हैं, ये आए दिन हमेशा पूछा जाता है। ये है फ्रेंड्स हिस्टैरिसीस हानियां और ये है आपकी भंवरधारा हानियां। इसमें ये क्या क्या दिया गया है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसका मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स इसका मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी है, ये इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ये आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है ये है आपकी क्या, ये है आपकी क्रोड जो होती है उसकी मोटाई, और ये दिया गया है आयतन। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। इनको एक मानक रूप में मैंने इस प्रकार से निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसको हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में कर लीजिए तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका होता है ए प्लस बी, एफ का मान यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक है। एफ का मान दिया गया है कितना, 50 इक्वल टू, इधर हम कितना लिख सकते हैं 3000 बटे 50, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चाहो तो एक बार फॉर्मूला भी लिख दीजिए, एफ बराबर डब्ल्यू वाई बटे एफ, इतना होगा ये फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, ए प्लस 50b इक्वल टू 3000 बटे 50, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 छक्का 30, ठीक है, 60 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 50b बराबर 60। एक समीकरण आपका ये बनके तैयार हो गया। अब दूसरे पक्ष में क्या कह रहा है, दूसरे पक्ष में फिर से यही फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी एफ इक्वल टू डब्ल्यू वाई अपान एफ। यहाँ पर आपका वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है a प्लस 25b इक्वल टू 750 बटे, इसका वैल्यू हमको कितना रखना है फ्रेंड्स, 25 रखना है, 25 दिया 75, ये आ जाएगा आपका 30। अब फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका a प्लस 25b इक्वल टू 30। ये फॉर्मूला ये आपका समीकरण निकला दूसरा, दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 50b इक्वल टू 60 और फिर a प्लस 25b इक्वल टू 30, घटा लीजिए। पूछा क्या है, भंवरधारा हानियां, हमको b का वैल्यू निकालना है। a को कैंसिल कर देते हैं, ये घटाएंगे तो 25 बचेगा, b इक्वल टू इन दोनों को घटा देंगे तो 30 बचेगा। 5 से चाहो तो कैंसिल कर लो, चाहो तो कैंसिल कर लो या कैंसिल मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। b इक्वल टू कितना हो गया, 30 बटे 25 लिख सकते हैं, इतना आपका ये b का वैल्यू हो गया। आपसे भंवरधारा हानियां पूछी गई है तो भंवरधारा पर सामान्य आवृत्ति पर सामान्य आवृत्ति कितनी होती है फ्रेंड्स, 50 होती है, 50 Hz। अब ये चाहे कोई भी आवृत्ति यहाँ दे दे, चाहे 50 दे दे, 30 दे दे, 40 दे दे, 100 दे दे, 500, 1000, चाहे जितना दे दे, जितना भी फ्रिक्वेंसी देगा आपको इसी में उसका वैल्यू रखना है। तो जब भंवरधारा हानियां पूछी, भंवरधारा हानियों के लिए मैंने यह क्या फॉर्मूला निकाला था, भंवरधारा हानियों के लिए निकाला था फ्रेंड्स मैंने बी एफ स्क्वायर, ये आपका भंवरधारा हानियों के लिए निकला था। हिस्टैरिसीस हानियों के लिए क्या निकला था, ए एफ, इतना निकला था, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आयरन लॉस हो जाएगा। अब भंवरधारा हानियां जब हमको निकालना है तो बी एफ स्क्वायर करना है। बी का वैल्यू आपके पास यहाँ मौजूद है, कितना, 30 बटे 25। एफ का स्क्वायर करेंगे मतलब हम 50 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 आया, 50 दूनी 100 का इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स जो है आपकी भंवरधारा कितनी आई, भंवरधारा बराबर 3000 वाट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आया है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी और बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेना जरूर और इस क्वेश्चन को अपनी बुक से खोज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। फ्रेंड्स अगर सॉल्व ना हो पाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर चाहे व्हाट्सएप पर किसी पर भी भेज सकते हैं, सभी का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आई बटन पर जाइए,
ऊपर आई बटन है और आई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे अन्य वीडियो आपको दिखाई देंगे और प्ले स्टोर पूरा का पूरा दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और होगा हमारे पास। इसी प्रकार का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे यहां दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में 400 वोल्ट 50 एचजेड पर, एक ट्रांसफार्मर में 400 वोल्ट 50 एचजेड पर संपूर्ण लौ हानियां संपूर्ण लौ हानियां 2400 वाट है। कितनी है फ्रेंड्स? 2400 वाट है। इसके बाद दिया गया जब इसे जब इसे 200 वोल्ट 25 एचजेड पर प्रचालित किया जाता है तो संपूर्ण लौ हानियां तो संपूर्ण लौ हानियां 800 वाट प्राप्त होती हैं। (400 वोल्ट, 60 एचजेड पर हिस्टैरिसीस तथा भंवर धारा हानियों की गणना करें। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। 2 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? a प्लस 50b इक्वल टू कितना? 2400 बटे 50 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, कितना कटेगा? 5 दूनी 10 और सॉरी 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40। एक समीकरण आपका हो गया पहला ये। अब दूसरा समीकरण में लिखेंगे a प्लस 25b इक्वल टू 800 बटे कितना रखेंगे? 25। ठीक है, इसको काट देंगे, 25 दिया 75, 25 दूनी 50। यह समीकरण हो गया दूसरा। दोनों समीकरण को रख करके हम क्या करेंगे? दोनों चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी, a का मान भी और b का मान भी। फ्रेंड्स, यहीं पर इसको माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 25b इक्वल टू, इन दोनों को घटा लीजिए। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो आपका कितना आ रहा है? यहाँ पर घटाइए जरा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 16 आ रहा। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू कितना? 16 बटे 25। अब छेड़छाड़ मत करिए, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। अब आपको निकालना है, हाँ निकाल लीजिए आप a का मान, नीचे वाले में रखिए। नीचे आपका क्या है? a प्लस 25। अब b का मान रखेंगे कितना? 16 बटे 25 और इक्वल टू दिया गया 32। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर 32 माइनस 16 इक्वल टू 16 आपका a का वैल्यू आया, a का वैल्यू 16 आया और b का वैल्यू आया 16 बटे 25। हमको सबसे पहले निकालना है कौन सी हानियां? हिस्टैरिसीस हानियां। जो हिस्टैरिसीस हानियां होती हैं WH इक्वल टू ये होता है AF। हमको किस फ्रिक्वेंसी पे निकालना है? इस वाले पर। तो A का मान आपका निकला है कितना? 16 और फ्रिक्वेंसी का मान कितना है? 60। 16 छक्का 96, इतना आएगा वाट। ये आपका आया पहला आंसर। दूसरा आंसर आपका पूछा है WE इक्वल टू होता है ये BF स्क्वायर। तो B का मान आपका कितना था? 16 बटे 25 गुड़े एफ स्क्वायर, 60 गुड़े 60, 5 से काटिए, 55 25 12 पंचे 60, फिर 5 से काटिए,
ये फिर से 12। अब 144 का और 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जो WE है आपका 144 इंटू कितना आएगा 16, 16 चौको 64 की 4 6, 16 चौको 64 और 6, 64 और 6 70 की शून्य हासिल में 7, 16 और 7 6 13, 23 0 4 वाट। फ्रेंड्स ये आएंगी आपकी कौन सी आनियाँ, ये आएंगी आपकी भंवरधारा आनियाँ, और ये 960 ये आएंगी आपकी हिस्टैरिसीस आनियाँ। तो फ्रेंड्स कैसे लगे हमारे आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कल मैं आपको रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार में यूपीपीसीएल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन TG2 में और जेईई में पूछे गए थे, जैसे कि R01 = R1 + R2 अपन k², या फिर R02 = R2 + R1 × k², ये फॉर्मूले होते हैं। तो फ्रेंड्स इन फॉर्मूले के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए, R1 R2 का मान पूछता है, फिर ट्रांसफर करवाता है, प्राइमरी को ट्रांसफर करना है, सेकेंडरी को ट्रांसफर करना है। तो फ्रेंड्स लगे रहिए हमारे साथ, मैं आपको विजय करवाऊंगा। न्यूमेरिकल किसी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा फ्रेंड्स, प्रत्येक न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इधर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप रिवीजन करेंगे तो यही क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है फ्रेंड्स। जब आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।